कभी आपने सोचा जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस पर्टिकुलर बाइसिकल से या गाड़ी से आप ट्रेवल करते हैं उसका गियर इतना ज्यादा पतला क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो एक बैटल के अंदर फंसी हुई हैं, जो कि है मेटल और नॉन मेटल का। यानी भैया जो भी चीजें हमारे आसपास हैं या तो वो मेटल है या तो वो नॉन मेटल है। हम मेटल को देख सकते हैं शाइनी गोल्ड से और स्ट्रॉन्ग आयरन से, बट हम लाइफ सेविंग कार्बन और ऑक्सीजन को भी नहीं भूल सकते। मैग्नीशियम नहीं नहीं मैग्नीशियम है। गोल्ड बोलता है देखो देखो मेरी चमक देखो मेरी चमक देखो। नॉन मेटल बोलता है मुझे एक स्टेट में रहना पसंद नहीं है, आज मैं लंदन रहूंगा, कल मैं अफ्रीका जाऊंगा, परसों वापस इंडिया आऊंगा, फिर कहीं घूमने निकल जाऊंगा। लाओ लाओ सारे सेल और बैटरी लेकर आओ। सारे हमारा दोस्त हो सकता है जिसे ठंड के अंदर 10-10 12-12 15-15 दिन नहाना पसंद नहीं, तो हमारे मेटल नाटक करना शुरू करते हैं, बोलते हैं भैया मैं ठंडे पानी के साथ नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। ज्वेलर को मेरी ज्वेलरी देकर आओ और उससे बोलना इसको क्लीन करके दे दे। तो ज्वेलर क्या करता है? तो नमक बताओ क्या रोता रहता है? क्या मैं कभी इधर चला कभी उधर चला? ऐसा जब मेटल्स को हम अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो मेटल बोलता है भैया इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो इसका गलत फायदा तो मैं उठाऊंगा। तो आज हम इसी बैटल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, और जो मेटल और नॉन मेटल है ये किस तरीके से क्या करता है, हम सभी की लाइफ के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज है हमारे 40 डेज रिवीजन चैलेंज का डे नंबर 4, जिसके साथ हम आ गए हैं मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर का रिवीजन लेकर। इस रिवीजन लेक्चर को हम शॉर्ट और सिंपल रखेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएं और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर भी हो जाए। मेरा नाम है अमन और आपने देखना शुरू कर चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन लेक्चर। तो हमेशा की तरह बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। अब भैया स्टार्ट किससे करेंगे? भैया स्टार्ट करेंगे कि मेटल भाई साहब जो है ये दिखते कैसे हैं और जो नॉन मेटल वाली मैडम है ये दिखाई कैसे देती हैं, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि ये दिखाई कैसे दे रहा है तो हम पहचानेंगे कैसे कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है शाइनिंग सरफेस। आप मेटल को कभी ध्यान से नोटिस करना, मेटल हमें दिखाई देता है चमकीला, भैया दूर से ही चमक जाता है। गोल्ड बोलता है देखो देखो मेरी चमक देखो मेरी चमक देखो। आयरन बोलता है देखो मेरी चमक देखो मेरी चमक देखो। क्योंकि जितने भी हमारे मेटल रहते हैं वो कैसे रहते हैं? शाइनी रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है जनरली हार्ड। आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे मेटल रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनके बड़े बड़े बाइसेप रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं, किसी भी चीज को तोड़ भी सकते हैं, मतलब इतने ज्यादा मजबूत रहते हैं। बट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन है, तो सोडियम और पोटेशियम नरम रहते हैं कि उन्हें चाकू से काट दिया जाए, इतने ज्यादा वो क्या रहते हैं? सॉफ्ट रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है मेलिएबल। आप नोटिस करना कि जो मेटल रहते हैं उन्हें अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा जिस पर्टिकुलर एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर हम रोटी को पैक करते हैं, जो हमारे घर के ऊपर पतली पतली शीट हम लगाते हैं वो मेटल से बनाई जाती है, क्योंकि मेटल को हम कूट कूट के पीट पीट कर पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। भैया शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो मेटल बोलता है मैं डक्टाइल भी हूं, तुम सिर्फ मुझे शीट में नहीं, अगर तुम चाहो तो मुझे पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। कभी ध्यान देना जो गोल्ड रहता है वो सबसे ज्यादा कैसे रहता है? आपका डक्टाइल रहता है, यानी उसे हम क्या कर सकते हैं? लंबे से लंबे वायर में कर सकते हैं। भैया कितना गोल्ड ले लें हम? 1 ग्राम बेटा तू गोल्ड ले ले तो वो क्या करेगा? 2 किलोमीटर लंबा वायर बना लेगा। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वायर रहते हैं वो किससे बनते हैं? कॉपर से बनते हैं, क्योंकि कॉपर भी कैसा है? डक्टाइल है। तो मेटल जनरली कैसे रहते हैं? डक्टाइल रहते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के साथ अगर हम बात करिए इलेक्ट्रिसिटी के भी रहते हैं, यानी जितने भी हमारे मेटल रहते हैं ये हीट वाली देवी जी को भी क्या कर लेते हैं? अपने अंदर ले आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाली मैडम को भी क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं, जिस वजह से हम क्या करते हैं हमारे घरों में जो बर्तन रहते हैं वो हम काय के बनाते हैं? मेटल के बनाते हैं। जो वायर रहते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? काफी ज्यादा आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देते हैं? पास करने देते हैं। साथ ही में क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मंदिर जाना घंटी बजाना टन करके आवाज आएगी, दो मेटल को आपस में लड़ा देना, वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो मेटल रहते हैं वो सोनोरस रहते हैं। और एक और क्वालिटी आप याद रखेंगे कि मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है हमारे मेटल का वो कैसा रहता है? हाई रहता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का सरफेस शाइनी है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वो सोनोरस है, या हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है? मेटल। भैया डक्टाइल और मेलिएबल का क्या? तो हाँ बेटा डक्टाइल और मेलिएबल भी याद रख कि डक्टाइल और मेलिएबल भी है तो वो भी क्या हो जाता है? मेटल। ये तो हमने देख लिया कि हमारा मेटल कितना ज्यादा खूबसूरत है, बट हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भैया जो नॉन मेटल है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते या बिल्कुल सही नहीं रहते हैं। जहां पर मेटल हमारा जनरली सॉलिड स्टेट में रहता है, नॉन मेटल बोलता है मुझे एक स्टेट में रहना पसंद नहीं है, आज मैं लंदन रहूंगा, कल मैं अफ्रीका जाऊंगा, परसों वापस इंडिया आऊंगा, फिर कहीं घूमने निकल जाऊंगा। तो नॉन मेटल कहता है मेरा कोई एक स्टेट नहीं है, मैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में क्या हो जाता हूं? मिल जाता हूं। आप मुझे सॉलिड के फॉर्म में भी देख लो, लिक्विड में भी देख लो, गैसियस फॉर्म में भी क्या कर सकते हो? देख
देख सकते हो। जो आयोडीन रहता है इसमें तो लस्ट्रस सरफेस रहता है, बट हम नोटिस करते हैं जितने भी नॉन मेटल रहते हैं, ज्यादातर बोल रहा हूं, सारे नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर बोल रहा हूं, कैसे रहते हैं, नॉन लस्ट्रस रहते हैं, चमकीले नहीं रहते हैं। अगर उस पर हम कोटिंग करें तब जाकर उनका सरफेस कैसा रहता है, चिकना, और हम क्या बोल सकते हैं, लस्ट्रस हो सकता है। जहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो क्या रहता है, मेटल रहता है वो हार्ड रहता है, नॉन मेटल कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है। बट डायमंड इसमें क्या आ जाता है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आ जाता है, जो कि कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है। और डायमंड हमारे नेचर में मिलने वाला, कहां पे मिलने वाला भैया, हमारी प्रकृति में मिलने वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहता है। क्या रहता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहता है। जहां पर नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कार्बन का एक और भाई आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बोलता है लाओ लाओ सारे सेल और बैटरी लेकर आओ, सारे सेल और बैटरी में मैं ही बैठने वाला हूं, क्योंकि सारे सेल और बैटरी के अंदर मैं ही क्या करूंगा, केमिकल एनर्जी डेवलप करूंगा, तभी जाकर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। तो नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नॉन मेटल है तो किसी भी स्टेट में मिल जाएगा, जनरली सॉफ्ट रहता है। अगर वो क्या है आपका डायमंड है तो वो हार्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा बट कंडक्ट कर रहा है तो समझ जाओ ग्रेफाइट है। सरफेस उसका शाइनी नहीं रहता है, शाइनी है तो समझ जाओ आयोडीन है या डायमंड है आपका। तो हमने देखा कि नॉन मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेटल जैसी बिल्कुल सटल नहीं है, बल्कि वो क्या करती है, कभी भी चेंज हो जाती है, कभी भी अपने हिसाब का अपने आप को क्या कर लेती है, बदल लेती है, क्योंकि भैया ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल ने बोला मुझे एक जैसा रहना पसंद नहीं है, आज मेरा फेस ये है, कल मैं सर्जरी करवाऊंगा दूसरे फेस में ले आऊंगा। मतलब कभी भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता और अपने आप को क्या कर लेता है, बदल लेता है। अब ये तो जनरल बातें हो गई कि जो हमारा मेटल और नॉन मेटल है ये है कैसा। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हमेशा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर बच्चे तुझे 1 से लेके 4 चैप्टर तक की केमिकल प्रॉपर्टी याद है, अगर नहीं याद तो तू भूल जा कि तू केमिस्ट्री में आंसर लिख पाएगा, बट तुझे 1 से लेके 4 वाले चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज याद है तो आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। पहला वाला चैप्टर डे नंबर 1 पे आया था, वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाकर देखना। अभी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं। क्या बताया जाता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जनरल याद रखो कि जब कभी हमारा मेटल क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड। यानी भैया जो मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड। यहां देख सकते हैं हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को किया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी हम क्या देख सकते हैं कि जब कभी हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, जितने भी मेटल रहते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड रहती है वो इनसॉल्युबल इन वाटर रहती है, मतलब भैया वो पानी में जाके घुलती नहीं है। अब इनसॉल्युबल क्यों है, क्योंकि याद करो जितनी भी मेटल की क्या रहती है, ऑक्साइड रहती है, उनका नेचर कैसा रहता है, बेसिक रहता है। और बेसिक चीजें बोलती है मुझे पानी पसंद नहीं, मुझे पानी से दूर रहना पसंद है। तुम समझ सकते हो ये वही तुम्हारा दोस्त हो सकता है जैसे ठंड के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 दिन नहाना पसंद नहीं, तो बेस भी वैसे ही होता है। बट अगर हम बात करें कुछ बेसिस ऐसे रहते हैं जो कि क्या रहते हैं, सॉल्युबल। अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल रहती है वाटर में तो वो क्या करती है, पानी के साथ मिलकर क्या बना लेती है, हाइड्रो ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, हाइड्रो ऑक्साइड। और ऐसी बेसिस को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। यानी भैया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होती बट हो जाती है तो क्या बोल देते हैं, एल्कली। क्या बोल देते हैं, एल्कली। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है, कुछ भी आ जाए उसको उठाड़ के फेंक देंगे। अगला वाला आता है रिएक्शन विद वाटर। जब कभी मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड। हम पढ़कर आए ऑक्साइड जब सॉल्युबल रहती है, तो ऑक्साइड जब सॉल्युबल रहती है, पिछले वाले पेज में पढ़कर आए हैं, तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। यानी भैया मेटल अगर क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पहले वो ऑक्साइड बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ध्यान दो यहां पर हम देख सकते हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने क्या बनाया, हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम था, पोटेशियम प्लस वाटर क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम प्लस वाटर क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम प्लस वाटर क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बट आप याद रखेंगे कि जो हमारे टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे मेटल रहते हैं वो वाटर के साथ सबसे ज्यादा क्या करते हैं, तेजी से रिएक्ट करते हैं। यानी भैया जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या करेगा, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। बट जब आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो हमारे मेटल नाटक करना शुरू करते हैं, बोलते हैं भैया मैं ठंडे पानी के साथ नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। तो जो अगले वाले रहते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, या हम बात करें उससे नीचे एल्यूमिनियम हो गया, वो ठंडे पानी के साथ नहीं करते। उनका मानना
मानना ऐसा है कि हमें चाहिए गर्म पानी, वार्म वाटर चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और अपनी चीजों को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। भैया जो वाटर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले रहते हैं वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। तो टॉप वाला आप याद रखेंगे, टॉप वाला किसके साथ करता है, गर्म पानी के साथ। उससे नीचे वाले जो बीच वाले रहते हैं हाइड्रोजन से ऊपर, बट बीच में हाइड्रोजन के ऊपर और बीच वाले जो रहते हैं वो किसके साथ करते हैं, गर्म पानी के साथ करते हैं। और जो नीचे वाले रहते हैं जैसे आयरन वगैरह हो गया, ये किसके साथ करता है, वो करता है भाप के साथ। एल्यूमिनियम हो गया, जिंक वगैरह हो गया, इनको चाहिए भैया स्टीम। ये बोलते हैं भैया मैं तो स्टीम वाला पानी लूंगा, स्टीम भाप लूंगा और तब जाकर क्या करूंगा, अपना रिएक्शन दिखाऊंगा, वरना रिएक्शन नहीं दिखाऊंगा। अब अगला जो रिएक्शन वो किसके साथ आता है, रिएक्शन विद एसिड। जो हमारे मेटल रहते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। भैया कौन कौन सा एसिड, या तो हो सकता है नाइट्रिक एसिड, या तो हो सकता है सल्फ्रिक एसिड, या तो क्या हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीनों में अगर नोटिस करो तीनों हाइड्रोजन से जुड़े, मतलब इसका मतलब है कि जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल रहते हैं वो तो रिएक्ट करेंगे, बट हाइड्रोजन से नीचे वाले रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या देखते हैं हम कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ध्यान दो, हमने मैग्नीशियम को ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो मैग्नीशियम ने क्लोरीन को निकाल लिया, अपने पास बुला लिया, हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। आयरन को देखो H2SO4 के साथ, H2SO4 के अलावा HCl के साथ भी देख सकते हो सेम रिएक्शन करेगा। तो Fe ज्यादा रिएक्टिव रहता है हाइड्रोजन से, तो ये से क्या करेगा, SO4 से हटा देगा, FeSO4 बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। यानी मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है मेटल सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन गैस। बट केमिस्ट्री बीइंग केमिस्ट्री कहती है कि नहीं, मैं एक जैसा तो नहीं होने दूंगी। तो जब कभी आप मेटल को क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही उसे क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, वो उसे ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। यानी भैया HCl और H2SO4 के साथ हो रहा है तो आपका सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगी। बट नाइट्रिक एसिड में होता क्या है, जो H2 रहता है वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है वाटर। क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। आप याद रखेंगे कि जो कॉपर है ये रिएक्ट ही नहीं करता। आप H2SO4 ले लो, आप HCl ले लो, या आप HNO3 ले लो, क्योंकि ये कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। एक और बात याद रखेंगे कि जब ये HNO3 मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीज के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन बनाता है, कभी वाटर नहीं बनाता। ये एक्सेप्शन वाला केस है, अपनी कॉपी में डब्बा बना के लिख लेना कि जब भी मेटल एसिड के साथ करते हैं तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। बट अगर हम बात करें HNO3 के साथ करेंगे तो H2O बनाएंगे, क्योंकि HNO3 क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बाद भी मैग्नीशियम और मैग्नीज को ये रिएक्ट नहीं करवा पाता। तो ये हो गया एसिड के साथ रिएक्शन। बट अगर हम ध्यान दें, जब मेटल किसी और मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाए, यानी भैया जब कभी आपने मेटल ए को सॉल्ट सोल्यूशन बी के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या होगा, आप याद रखेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल रहता है वो हमेशा लेस रिएक्टिव को, वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, वो क्या करता है, अपने कंपाउंड से हटा देता है। तो मेटल ए अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सॉल्ट सोल्यूशन बी में से बी को हटा देगा, अपना सोल्यूशन बना लेगा, मेटल बी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये कौन सा रिएक्शन रहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमेशा हायर रिएक्टिविटी वाला जो एलिमेंट रहेगा वो लेसर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को अपने कंपाउंड से हटा देता है ड्यू टू लोअर रिएक्टिविटी। लोअर रिएक्टिविटी वाले मेटल को हटना पड़ता है क्योंकि लोअर रिएक्टिविटी वाले को पता है मैं हायर रिएक्टिविटी वाले के सामने नहीं टिक पाऊंगा, तो इस वजह से वो क्या कर जाता है, हट जाता है। जो मेटल रहते हैं ये क्या करते हैं, ग्रेटर टेंडेंसी दिखाते हैं कि ये क्या कर जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल गई तो ये फटाफट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जो क्या रहती है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले रिएक्टिव रहते हैं वो मिनरल एसिड के फॉर्म में मिल जाते हैं, और जो लोअर वाले रहते हैं वो अपने अपने क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। अब ये तो बात हो गई कि भैया जो मेटल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। बट अगर हम बात करें हमारी डे टू डे लाइफ में मेटल का एक सोल्यूशन है जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो कि कौन सा है, एक्वा रीजिया। कौन सा वाला है, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, ये एक ऐसा सोल्यूशन रहता है जिससे हम क्या करते हैं, प्लेटिनम को, गोल्ड को, सिल्वर को क्या कर सकते हैं, करोड कर सकते हैं। करोड करने के अलावा हम उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये किससे बनता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर होता है HCl, और अगर हम बात करें HNO3 से, HCl के 3 रहते हैं और इसका कितना रहता है, 1 रहता है, मतलब जो रेशियो है वो 3:1 का चलता है। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HNO3 से। HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, और HCl क्या रहता है, एक करोसिव मटेरियल रहता है। जितने भी एसिड रहते हैं करोसिव रहते हैं, तो धीरे धीरे करके पूरी लेयर को क्या कर देते हैं, करोड कर देते हैं। इसके मदद से हम गोल्ड और प्लेटिनम को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। और कई बार अगर हम बात करें, आपकी मम्मी ने बोला हुआ, जा बेटा जा ज्वेलर को ये मेरी ज्वेलरी देकर आ और उससे बोलना इसको क्लीन करके दे दे, तो ज्वेलर क्या करता है, बढ़िया ब्रश लेकर बैठ जाता, मम्मी की ज्वेलरी को पूरा घिसता है क्या, नहीं घिसता। उसका काम क्या रहता है, वो ले जाता है अपने सोल्यूशन में डिप करता है। भैया डिप करने के बाद अपने आप साफ हो जाता है, नहीं। जो गोल्ड की या प्लेटिनम की या अदर ज्वेलरी की सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है वो क्या हो जाती है,
हट जाती है। कैसे हट जाती है? क्योंकि अगर हम बात करें, ये जो मटेरियल रहता है, ये जो सोल्यूशन रहता है, ये ऊपर की लेयर को अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये हाईली करोसिव है और आपका मेटल साफ हो जाता है और बेचारे ज्वेलर को थोड़ा सा गोल्ड मिल जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तो 2 ग्राम का लेकर गया था, 2 ग्राम का 2 ग्राम गायब हो गया। जैसे मान लो 1 तोले का है तो मुश्किल से 0.001 समथिंग क्या हो जाता है, वहां पर एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन क्या हो जाता है, बन जाता है। अब जहां पर मेटल क्या कर रहा है, अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल क्या करता है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। मतलब भैया मेटल जो है ये सभी के साथ फ्रेंडली रहता है। आ जाओ ऑक्सीजन तुम भी आ जाओ हाइड्रोजन तुम भी आ जाओ तुम कोई और भी आ जाओ। तो इसी तरीके से मेटल बोलता है नॉन मेटल तुम आ जाओ, नॉन मेटल जल्दी आ जाओ, नॉन मेटल तुम जल्दी आ जाओ। क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मांगता है और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। तो मेटल बोलता है जा मुझसे इलेक्ट्रॉन लेकर चला जा, और जो नॉन मेटल रहता है वो इलेक्ट्रॉन को मांगना चाहता है। तो दोनों अपने आप में क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो जब कभी लेन देन से, किससे भैया, लेन देन से कोई कंपाउंड बन रहा है, यहां पर क्या हो गया, जो नॉन मेटल है वो ले लेता है, जो मेटल है वो क्या कर देता है, दे देता है। तो जब कभी एक कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रॉन को देने से और इलेक्ट्रॉन को लेने से, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। आप क्लियर बोल सकते हैं, दीज कंपाउंड व्हिच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो वहां पर कौन सा कंपाउंड बन जाता है, आयोनिक कंपाउंड। यहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। ध्यान दो, यहां पर Na ने क्या करा, अपना एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन के पास एक कम था तो क्लोरीन के पास 8 हो जाते हैं, सोडियम के पास लास्ट वाले शेल में 8 हो जाते हैं, एक वो उसको दे देता है। तो यहां पर दोनों क्या करते हैं, अपने बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बना लेते हैं। इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। यानी जब कभी मेटल किसी नॉन मेटल के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो वो बनाता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड हमने क्या पूरे कंपाउंड को बोल दिया। इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है जिससे ये दोनों क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक कंपाउंड अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज भी रहती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन पे से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है। अगर हम देखें, सबसे पहले जनरली कैसे रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है भैया, आप देखेंगे आपको दिखाई देंगे बढ़िया मजबूत। नमक देखो, NaCl नमक है आपका, तो नमक बताओ क्या रोता रहता है क्या, मैं कभी इधर चला कभी मैं उधर चला, ऐसा नहीं करता। वो कैसा रहता है, बढ़िया अपनी जगह पर निश्चिंत रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहती है, उसकी वजह से ये हार्ड रहता है। बट जब हम क्या करते हैं, एक्सेसिव प्रेशर डालते हैं, या हम बात करें बाहर से फोर्स वगैरह लगा देते हैं, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जिस वजह से इनको आप ब्रिटल भी कह सकते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, बट मेटल के कंपैरिजन में कम रहता है, क्योंकि एट द एंड आप क्या करना चाहते हैं, इनके बीच के बॉन्ड को क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। जिस वजह से इनको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बट जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दें, ये सॉल्युबल रहते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, बट इनसॉल्युबल रहते हैं केरोसिन में, पेट्रोल में और अदर सब्सटेंस के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट कब, जब इनको आप H2O के सोल्यूशन में ले आओ, या हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारे आयनिक कंपाउंड की, सॉलिड रहते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है सॉलिड की वजह से, बढ़िया हार्ड और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बट अगर हम बात करें, ब्रिटल भी रहते हैं अगर आप ज्यादा प्रेशर और फोर्स को लगा देते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, शेयरिंग नहीं हुआ, शेयरिंग की वजह से होता जल्दी टूट जाते। फिर हमने देखा ये सॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को आप कंडक्ट कर सकते हैं, और इनसॉल्युबल रहते हैं किसके अंदर, अदर तरीके के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनमें। अब बात आती है कि आपने ये तो देख लिया कि मेटल दिखता कैसे है, मेटल होता कैसे है, मेटल रिएक्ट कैसे करता है। बट भैया आपने कभी ये सोचा कि जो मेटल आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये बोर्ड अगर हम देखें, ये बोर्ड के अंदर मेटल भी लगा हुआ है, और अगर हम बात करें अलग अलग तरीके के सेमीकंडक्टर भी लगे होंगे, अलग अलग तरीके के डिवाइस लगे होंगे। जैसे मान लो मेरा ये फोन है, तो फोन के अंदर भी अगर हम बात करें अलग अलग तरीके के डिवाइस हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आती कहां से, क्या डायरेक्ट आपका जो मोबाइल है ये पेड़ से निकल गया, ये जमीन से निकल के फेंका गया, जाओ मोबाइल जाओ मैं तुझे बाहर निकालना चाहता हूं, तो ऐसा हो जाता है क्या, ऐसा नहीं होता है। बल्कि अगर हम बात करें मेटल्स को हम क्या करते हैं, पत्थरों के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। मतलब भैया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सट्रैक्शन को करते कैसे हैं, ये एक्सट्रैक्शन होता कैसे है, इसको ध्यान दो। जितने भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे अगर हम बात करें आपका पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, इनके लिए करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब है ये आसानी से नहीं निकलेंगे, इनको निकालने के बड़े नाटक हैं।
जो हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव रहते हैं, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये कार्बन रिडक्शन से क्या करते हैं, बढ़िया निकल जाते हैं। फिर जो हमारे लेस रिएक्टिव रहते हैं वो अपना नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। मतलब भैया मेटल हमारे मेनली दो स्टेट में है, या तो वो किसी के साथ है या तो वो कैसे रहते हैं, अलग रहते हैं। मतलब अगर अलग है तो उनको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें जब वो किसी के साथ है तो सबसे पहले उसका प्योर वाला फॉर्म हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी जाकर वो मेरे आपके हम सारे लोगों के यूज में आ सकते हैं। तो अगर हम देखें जितने भी लो रिएक्टिविटी वाले मेटल रहते हैं ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में। और ऑक्साइड वालों को अगर हम प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। देखो ऑक्सीजन के साथ हीट किया, यहां पर हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया। तो जैसे जैसे आप हीट करते हैं वैसे वैसे वो अपनी ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे अगर हम देखें ये जो सिनेबार है, जो क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने फर्दर हीट किया, आपका मर्क्यूरी अलग हो गया। जो कॉपर है ये सल्फाइड के फॉर्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, कॉपर ऑक्साइड आ गया, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया, कॉपर अपना क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब जो लोअर रिएक्टिविटी वाले मेटल रहते हैं इनका नाटक ज्यादा नहीं। इन्होंने बोला अगर तुम मुझे थोड़ा सा हीट कर दोगे, मेरे नीचे थोड़ी सी चिंगारी लगा दोगे, तो मैं क्या कर जाऊंगा, अपने आप को सेपरेट कर लूंगा, अपने आप को क्या कर लूंगा, अलग कर लूंगा। तो ये क्या करते हैं, हीट होने पर ही अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। तो याद रखेंगे लोअर रिएक्टिविटी वाले हीट करने पर क्या करते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं। बट नाटक शुरू होते हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव से। मॉडरेटली रिएक्टिव सबसे पहले तो एक फॉर्म में नहीं मिलते, या तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं, या तो ये कार्बोनेट वाले फॉर्म में मिलते हैं, या तो ये किस वाले फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड वाले फॉर्म में मिलते हैं। तो याद रखेंगे अगर कार्बोनेट वाले फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड वाले फॉर्म में है तो क्या करेंगे, रोस्टिंग। यानी जितने भी सल्फाइड वाले और रहते हैं इनके लिए रोस्टिंग करना है, जितने भी कार्बोनेट वाले इनके लिए क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है। अगर आप ध्यान दें रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे ओर को, जो मेटल ओर रहता है उसको एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, मतलब भैया बहुत सारी एयर है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, उसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, भरपूर हीट करते हैं। और जब आप उसको हीट कर देते हो, देखो यहां पर अगर हम देखें जिंक सल्फाइड को सल्फाइड वाला ओर है तो रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग के लिए आपने एक्सेस ऑफ एयर लिया, रोस्टिंग मतलब एक्सेस ऑफ एयर, तो वो क्या करता है, अपने सल्फाइड को छोड़कर ऑक्साइड वाले ओर में आ जाता है। और ऑक्साइड वाले का हमें पता है, ऑक्साइड वाले को हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो बेचारा अलग हो जाता है। अगर ये कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है, कार्बोनेट वाला बोलता है मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मुझे ऑक्सीजन की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहता है, भर भर के ऑक्सीजन प्रेजेंट है। भैया 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है अकेले कार्बन के पास, जिस वजह से इसको हम बिल्कुल एयर नहीं देते। कैल्सिनेशन मतलब एयर मत दो, रोस्टिंग मतलब एयर दे दो, और दोनों को क्या करो, हीटिंग करो। और जो हीटिंग रहती है कैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग रहती है, तब जाकर जो हमारा मेटल रहता है वो अपने ऑक्साइड वाले ओर में क्या हो जाता है, आ जाता है। और ऑक्साइड वाले के बाद तो हमें पता है हीट करते हैं, और हीट करने से जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। इस तरीके से जो हमारा मेटल है वो बाहर आ गया। बट अगर हम बात करें जो मेटल आता है वो अभी भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आता, यानी भैया उस फॉर्म में नहीं आया जिसे डायरेक्टली मैं अपने घर ले आऊं, डायरेक्टली क्या कर पाऊं, यूज कर पाऊं। जिस वजह से जो हमारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री रहती है जहां पर ये एक्सट्रैक्शन वाला काम होता है, ये करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कुछ नहीं करना है, हमारे मेटल की 2 रॉड लगा देना। हमने जो मेटल लिया उसकी रॉड लगा दी, एक लगा देंगे प्योर वाली और एक लगा देंगे इम्प्योर वाली। जो इम्प्योर वाली रहती है एनोड रहती है, प्योर वाली क्या रहती है आपकी, प्योर वाली आपकी कैथोड पे रहती है। प्योर वाला मेटल कैथोड पे है, इम्प्योर वाला मेथड एनोड पे है। अब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करते हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होते जाता है, ये एनोड वाली रॉड पे से जितना भी क्या रहता है, इंप्योरिटीज रहती है, वो नीचे इकट्ठा हो जाती है, और नीचे इकट्ठा होकर ये क्या बनाती है, एनोड मड। आप याद रखेंगे क्या बनाती है, एनोड मड बनाती है। और जो प्योर मेटल रहता है वो इससे दूर होकर किसके पास जाने लगता है, वो जाने लगता है कैथोड के पास। और कैथोड वाली रॉड पर प्योर मेटल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल निकला है उसे अपने प्योरेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो प्योर मेटल की रॉड रहती है, सेम मेटल की प्योर रॉड हम कहां लगा देते हैं, कैथोड पे। इम्प्योर वाला कहां लगा देते हैं, एनोड पे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, एनोड के ऊपर जितनी भी इंप्योरिटीज रहती है वो नीचे इकट्ठा हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एनोड मड। और प्योर मेटल जाकर प्योर वाली रॉड पर क्या हो जाता है, स्टिक कर जाता है, और आपका जो मेटल है वो रिफाइंड हो जाता है। इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, किसी भी तरीके के बॉन्ड को हटा देता है, इंप्योरिटीज को क्या कर देता है, हटा देता है। इवन अगर हम बात करें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं उनके अंदर भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव, फटाफट किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो उनका रिएक्शन हटवाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे के मार देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, भर भर के यहां पर रिएक्ट कर देते हैं।
अब बात हो गई हमारी किस किस चीज की, हमने मेटल देखा, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। बट अगर हम बात करें जब मेटल्स को हम अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो मेटल बोलता है भैया इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो इसका गलत फायदा तो मैं उठाऊंगा। तो मेटल क्या करता है, एटमोस्फियर में प्रेजेंट एयर के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, अदर चीजों के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो देखते ही देखते मेटल का जो सरफेस है शाइनी से कैसा होने लगता है, डल पड़ने लगता है। मेटल जो मजबूत रहता है वो लूज पड़ जाता है, डल पड़ जाता है, मजबूत से अपनी मजबूती को क्या कर देता है, खो देता है। तो ये मेटल का जो प्रोसेस रहता है जिसमें मेटल्स अपने आप को क्या करते हैं, धीरे धीरे करके डिके करने लगते हैं, डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, करोजन। क्या बोलते हैं, करोजन। और अगर ये स्पेशली किसके केस में होता है, आयरन के केस में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में रेड ब्राउन कलर का मटेरियल इकट्ठा होने लगता है। सिल्वर को देखना ब्लैक कलर का पड़ जाता है, जो आपका क्या रहता है, मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम में जो कॉपर रहता है वो किस कलर का पड़ जाता है, ग्रीन कलर का पड़ जाता है। सिल्वर देखा होगा डार्क कलर का होने लगता है। तो जितने भी मेटल रहते हैं ये एटमॉस्फेयर में अलग अलग चीजों के साथ मिलकर क्या करते हैं, अपने करोजन के प्रोसेस को चालू कर देते हैं। करोजन वो प्रोसेस रहता है जिसके अंदर मेटल का जो सरफेस है वो ढल पड़ने लगता है, मेटल की जो स्ट्रेंथ रहती है वो डिक्रीज होने लगती है और मेटल दिन ब दिन कमजोर पड़ जाता है। अब भैया बचाएंगे कैसे, तो बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 प्रोसेस कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग और रिफाइनिंग। अब अगर हम बात करें गैल्वेनाइजेशन, हमारा प्रोसेस सेम है। हम क्या करेंगे, हमारा जो मेटल रहेगा उसके ऊपर जिंक की एक पतली सी कोटिंग को डेवलप करेंगे, तो बाहर वाला जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, तो अंदर वाले मेटल को प्रिवेंट करके रखेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक मेटल की पतली पतली कोटिंग को इकट्ठा कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो अंदर वाला मेटल रहता है वो रिएक्ट नहीं करता। ऑयलिंग पेंटिंग आपको पता ही है, बढ़िया पोत दो, कलर पोत दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, तो उससे बढ़िया रहता है। अलॉइंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों अलॉइंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेंथ रहती है मेटल की उसको अलॉइंग वाले प्रोसेस से क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आपने जो ब्रास का नाम सुना है, या हम बात करें जो हमारे अदर तरीके के मटेरियल, ब्रॉन्ज हो गया, ये किससे बनते हैं, अलॉइंग से बनते हैं, जिस वजह से जो अलॉइंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ हमारा मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। बट अगर हम बात करें, जैसा आई हैव प्रॉमिस्ड कि क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करूंगा, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप यहां पर ले लेंगे। ये पहले वाले क्वेश्चन हैं, फिर अगर हम ध्यान दें ये अगले वाले क्वेश्चन है। आपको इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। ये पिछले 3 साल के हमारे क्वेश्चन है। अब भैया पिछले 3 साल के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो हर साल बदलता रहता है। बट अगर हम बात करें पिछले 1, 2, 3 साल से सिमिलर चलता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट अब मैं बोल दूं मैं 2016 क्वेश्चन कर रहा हूं, 2016 के क्वेश्चन कैसे करेंगे, उस समय पैटर्न अलग हुआ करता था, सिलेबस अलग हुआ करता था, बहुत सारी चीजें एडेड नहीं थी, और इस समय बहुत सारी चीजें अलग आ गई हैं, रिड्यूस हो गई, कॉम्पिटेंसी बढ़ गया। तो आपको इन क्वेश्चंस को कर लेना है। इसी के साथ ये वाला वीडियो हो जाता है कंप्लीट। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर अभी तक केमिस्ट्री का फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ के जा रहा हूं, उस वीडियो को भी देख लेना। मैथ्स की भी एक वीडियो आ गई है और सोशल की भी एक वीडियो आ गई है, अगर आपने कंप्लीट नहीं है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर जाएं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।